हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैंने ग्रेजुएशन में बीए महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से किया है। मेरा उद्देश्य है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट्स को टीच करूं और उनके डाउट को सॉल्व करूं। और इसी उद्देश्य के साथ आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन एंड टेंस। ट्रांसलेशन एंड टेंस इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आज क्लास में हम समझते हैं। सबसे पहला कि ट्रांसलेशन क्या होता है और टेंस क्या होता है। ट्रांसलेशन को समझने के लिए हमें किन टॉपिक्स पर बेहतर कमांड बनाने की ज़रूरत है, या कह सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स पर हमारी बेहतर कमांड हो जिससे कि हमारा ट्रांसलेशन और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। दूसरा, टेंस क्या होता है, टेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब हम समझेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। देखिए, सबसे पहला ट्रांसलेशन क्या होता है। हमने देखा होगा कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी को भी ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। तो एक तो ट्रांसलेशन उस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। पहला, किसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, पार्ट ऑफ स्पीच की। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होना ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें बहुत ही बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शंस, ठीक है, प्रीपोजिशन। तो इस तरीके की पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। तो नाउन के बारे में अच्छी समझ होगी तो ट्रांसलेशन बेहतर कर पाएंगे। वर्ब के बारे में अच्छी समझ होगी तो ट्रांसलेशन हमारा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम कहें कि प्रोनाउन के बारे में हमारी समझ अच्छी होगी तो ट्रांसलेशन में हमें करने में आसानी होगी। ओके, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये क्या है, हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच को बेहतर करना ट्रांसलेशन की पहली डिमांड है, ठीक है, पहली बात। दूसरी, अगर हम कहें ट्रांसलेशन के लिए क्या ज़रूरी है, तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम ये समझेंगे, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन दोनों पर कमांड अगर हमारी अच्छी है तो ट्रांसलेशन बहुत बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा और किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट बेहतर तरीके से कर पाएंगे, पहली बात। ओके, अब समझते हैं कि ट्रांसलेशन होता क्या है। देखिए किस तरीके से इन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। हम एक दो सेंटेंस एग्जाम्पल के बेस पर समझा रहे हैं आपको, फिर टेंस समझते हैं। अगर मैं कहूँ रमेश, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदी में। ओके, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी का सेंटेंस है, इसको ही एक तरीके से ट्रांसलेशन देखेंगे इसका। तो रमेश, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं। एग्जाम्पल, रमेश बाजार जाता है। ओके, रमेश बाजार जाता है, सिंपल सेंटेंस है, परेशानी नहीं होगी बनाने में। तो हम अभी इस चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे कि कौन सा टेंस है, ठीक है, उसको सबको समझना है, लेकिन हमें इसको क्या बनाना है, इसको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है। देखिए, रमेश बाजार जाता है, इसको इंग्लिश में करना है ट्रांसलेट। कैसे करेंगे, तो हम करेंगे, हम मान के चलते हैं कि इतना हमें आता है कि हाँ रमेश बाजार जाता है, कैसा बनना है, तो हम कहेंगे रमेश गोes टू मार्केट। इसका मतलब क्या, रमेश बाजार जाता है, तो इस सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब रही होगी, कोई ना कोई सब्जेक्ट रहा होगा और कोई ना कोई, अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ट्रांसलेशन के लिए हमारी जो डिमांड हो जाती है वो और क्या हो जाती है, अगर बेसिक भाषा में कहें या बेसिक तरीके से देखें तो सब्जेक्ट का ज्ञान होना ज़रूरी है, या कहें सब्जेक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि वर्ब को तो हमने समझ लिया पार्ट ऑफ स्पीच में, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको भी पता होना चाहिए, किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। ओके, और ऑब्जेक्ट क्या होता है।
तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कहें रमेश बाज़ार जाता है तो क्वेश्चन उठता है कि कौन बाज़ार जाता है। तो कभी भी ऐसे शब्द मिल जाए आपको कि कौन बाज़ार जाता है या किसने, किन्होंने, ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न उठते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर हम कहें रमेश बाज़ार जाता है तो क्वेश्चन उठता है कौन बाज़ार जाता है, रमेश बाज़ार जाता है उत्तर में रमेश। तो रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी कि कर्म करने वाला। ओके, सब्जेक्ट को अगर हम यहाँ लिखें तो इसका मतलब होता है कर्म करने वाला। कर्म का मतलब क्या है, हिंदी का काफ़ी कठिन शब्द है। कर्म, कर्म का मतलब होता है काम। ओके, काम करने वाला। और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी करने धरने वाला जो भी होता है वो कर्ता होता है। तो कर्म करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। तो रमेश क्या है यहाँ पर, रमेश को अगर आप देखेंगे तो रमेश यहाँ पर है एक सब्जेक्ट। रमेश क्या है यहाँ पर, एक सब्जेक्ट है, अर्थात कर्म करने वाला है। ठीक है, तो रमेश पहचान हो गई। दूसरा, रमेश बाज़ार जाता है। अब हमें इस सेंटेंस में देखना है कि वर्ब कौन सी है। कभी भी रमेश जाता है तो जाता है क्या है यहाँ पर, इस तरीके से जब भी मिलेंगे आपको तो ये क्या है, ये जाता है, एक तरीके से क्या हो गई, वर्ब हो गई। ओके, इसको हम कहते हैं वर्ब, यानी कि कर्म किया, जो कर्म किया जा रहा है तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने क्या किया, कर्म किया। और कोई भी कर्म किया जाता है तो वो क्या, एक्चुअली वो क्या हो जाती है, वो वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, किसी काम का करना, वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो रमेश बाजार जाता है तो वर्ब कौन सी हो जाती है इसमें, जाता है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी आपकी। सब्जेक्ट पकड़ लिया हमने और दूसरा हमने वर्ब भी देख लिया सेंटेंस में। तीसरा हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब रमेश जाता है, लेकिन रमेश कहाँ जाता है, बाजार जाता है। तो यानी कि जो हमारा काम है, काम जिस पर भी पास ओवर होता है, यानी कि जिस पर काम होता है तो वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा कार्य है, यानी कि जो जाना वाला कार्य है वो कहाँ पर पास ओवर हो रहा है, वो हमारा बाज़ार पर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कर्म है वो बाज़ार पर किया जा रहा है। तो रमेश जाता है, कहाँ जाता है, बाज़ार जाता है। तो बाज़ार क्या हो गया हमारा, बाज़ार हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कर्म। ठीक है, बाज़ार जाता है कौन, रमेश। तो रमेश बाज़ार जाता है। तो एक सेंटेंस के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ज़रूरत है, हमें एक सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें चाहिए पहला सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, और दूसरा हमें चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब। हम कहें कि हमारे पास सब्जेक्ट है तो क्या सेंटेंस बन सकता है। अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास वर्ब भी नहीं है, तो क्या रमेश से सेंटेंस बन सकता है, नहीं। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का होना ज़रूरी है, एक सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना इतना मायने नहीं रखता, लेकिन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए अगर हम देखें यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और दूसरा वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के तो सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, यानी कि क्रिया के बिना तो सेंटेंस, तो इम्पोर्टेंट क्या होती है, वर्ब। तो पहली बात हमने समझी कि रमेश बाजार जाता है, तो क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरत हो गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो एक सेंटेंस में देखिए रमेश बाजार जाता है, यानी कि रमेश बाजार जाता है तो रमेश गोज टू मार्केट। यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा जो रमेश है, यहाँ पर रमेश क्या है, रमेश है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। दूसरा टू मार्केट, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तीसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे रमेश गोज टू मार्केट, तो गोज, अगर यहाँ देखेंगे तो गोज क्या है, ये हो गई एक वर्ब हो गई। तो हमें एक सब्जेक्ट भी मिल गया, हमें वर्ब भी मिल गया। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस है। ओके, तो सब्जेक्ट और वर्ब है तो सेंटेंस है। तीसरी अगर हम बात यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देती होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की भी ज़रूरत पड़ रही है, प्रीपोजिशन। तो एक सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे टर्म आ सकते हैं जैसे कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को भी समझ लेना है। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को इस तरीके से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, सब्जेक्ट को ऐसे समझना है कि सब्जेक्ट यहाँ पर नाउन के रूप में भी हो सकता है, सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है,
ओके, तो इस तरीके से वर्ब किस रूप में हो सकती है, मेन वर्ब के रूप में भी हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी हो सकती है, प्रीपोजिशन किस रूप में हो सकती है, ऑब्जेक्ट। तो बात यहाँ क्लियर ये करना ज़रूरी था कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन की फॉर्म में हो सकता है या प्रोनाउन की फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब क्या है, एक सेंटेंस डिमांड कर रहा है नाउन प्रोनाउन को समझने की। इसलिए अगर ट्रांसलेशन हम करेंगे तो उस ट्रांसलेशन के दौरान हमें नाउन और प्रोनाउन पर पकड़ होना ज़रूरी है। नाउन और प्रोनाउन कम से कम समझ में आए क्या है। तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के रूप में होंगे, तभी हम सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो नाउन प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का भाग हो गया, वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का भाग हो गया, प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का भाग हो गया, और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ये भी किसके रूप में हो सकता है, ये नाउन के रूप में हो सकता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को लिखकर इसका ट्रांसलेशन किया और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में देखा। तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक सेंटेंस में किन किन टर्म्स की डिमांड होती है और क्या हमारी उन टर्म्स पर डिमांड है, कुल मिलाकर पकड़ है या नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के रूप में है, तो इसका मतलब डिमांड हो रही है कि नाउन और प्रोनाउन को समझिए, तभी ट्रांसलेशन बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर हम वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है पार्ट ऑफ स्पीच का टेंस है, टेंस में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है वर्ब का, और वर्ब को भी बेहतर तरीके से समझिए। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर दिखाई देता होगा आपको गो के साथ ई और एस भी लिखा हुआ है। अब जब तक हम सही तरीके से वर्ब को नहीं समझेंगे तो प्लस ई एस का क्या रोल था यहाँ पर, इसको समझ में नहीं आएगा हमें। प्रीपोजिशन की डिमांड हो रही है, प्रीपोजिशन को समझिए, अलग अलग तरीके की प्रीपोजिशन होती हैं, वो क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट। तो मैं ये कहूँ कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है, कोई भी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो वो उसका एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है, बिल्कुल आएगी। लेकिन सब्जेक्ट नाउन अगर हम देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये क्या है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, और किसी भी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो उसका एक क्रम होता है, कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमने ऐसा नहीं बनाया है कि रमेश मार्केट टू गोज़, गलत हो जाएगा। हर एक चीज़ का एक एग्रीमेंट होता है। तो सब रमेश के बाद क्या आया, वर्ब आया। अगर सेंटेंस को अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला के बेस पर, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आया, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर वर्ब आई। ठीक है, इसको सही तरीके से मिटा देते हैं। उसके बाद वर्ब, और उसके बाद देखेंगे तो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है तो प्रीपोजिशन लगा देंगे। अदरवाइज तीन चीज़ों बहुत ज़रूर ध्यान रखना होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसका मतलब अगर कोई भी इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ऑब्जेक्ट ले लें फिर सब्जेक्ट ले लें फिर उसके बाद वर्ब ले लें। ऑब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन उसमें आता है एक्टिव पैसिव वॉइस में आता है। लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है एक्टिव फॉर्म में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्रम रहता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का होना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होना एक सेंटेंसेस में, ये हमारी डिमांड को बढ़ाता है कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच पर पकड़ होना ज़रूरी है। दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर पकड़ होना ज़रूरी है। तो पहला हमने अभी की क्लास में सिर्फ इतना देखा कि ट्रांसलेशन के लिए हमें नीड किसकी है, ज़रूरत किसकी है और ट्रांसलेशन होता कैसे है। उसके बाद ट्रांसलेशन का टेंस के साथ क्या रिलेशन है। टेंस अगर देखे जाए तो कार्य अगर कोई संपन्न होता है तो किस समय में होता है, प्रेजेंट टाइम में होता है, पास्ट टाइम में होता है या फ्यूचर टाइम में होता है। टाइम और टेंस में भी बेशक अंतर होता है। तो ये सब टर्म्स जो हैं हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। वहाँ पर जितने भी डॉट्स हैं वहाँ पर हम क्लियर कर देंगे टेंस और टाइम में क्या अंतर होता है और टेंस का ट्रांसलेशन में क्या रोल है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, और अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। तो अलग एक टेंस में
4 तरीके के टेंसेस होते हैं, तो उसको भी हम समझेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही समझते हैं टाइम की कमी होने की वजह से। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा, एक बेसिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।